हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसे हमने पढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हमने पार्ट 1 वीडियो कवर कर लिया था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिक्स सीखे थे। What is biotechnology? What are the principles of biotechnology? And what is recombinant DNA technology? इतनी बातें बेसिक्स हमने उस वीडियो में देखा था। अब आज बारी है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने की जो होगा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको ये पता है कि हम बायोटेक्नोलॉजी में कर क्या रहे हैं, हम मेनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी नई चीज़ बनाना है, नई चीज़ छोड़ो, आपको सपोज एग्जांपल ऐसे समझो आप कुकिंग कर रहे हो, आज आपको पिज़्ज़ा बनाना है घर में। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ना। आपको कुछ नहीं तो पिज़्ज़ा बेस चाहिए होगा, पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगा, आपको टॉपिंग्स चाहिए होंगी, चीज़ चाहिए होगी, देन माइक्रोवेव चाहिए होगा। नहीं है तो माइक्रोवेव तो पैन वैन चाहिए होगा, गैस चाहिए पड़ेगी, है ना। तो मतलब दीज आर द टूल्स। टूल्स क्या होते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट रेडी करने के लिए व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू विल रिक्वायर, है ना। इतनी सी बात समझ में आई। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए बनाने के लिए भी हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। देयर आर सर्टेन टूल्स दैट वी विल नीड। और क्या होते हैं वो टूल्स? तो देयर आर 3 थिंग्स मेनली दैट विल बी रिक्वायर्ड। सबसे पहले होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या होते हैं सबसे पहले? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड टूल जो होता है वो होता है क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर चाहिए होता है और ये हम पढ़ेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। एंड थर्ड हमको चाहिए होता है कॉम्पिटेंट होस्ट, और वो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आफ्टर दैट वीडियो ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो देयर आर 3 टूल्स। और भी कुछ चीज़ें होते हैं जैसे कि एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, जिसमें एंजाइम्स मेंशन नहीं है। तो एंजाइम्स और द चॉइस ऑफ डीएनए, है ना, तो ये भी और टूल्स में ही आएगा। तो बेसिकली जो डिटेल में आपको 3 टूल्स पढ़ने हैं फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो 3 टूल्स क्या क्या है? नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सेकंड क्लोनिंग वेक्टर्स, एंड लास्टली कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट तो चाहिए ना, नहीं तो ये डीएनए बना के दोगे किसको? जो ये इतनी मेहनत से तुमने कहीं से पीस ऑफ डीएनए, चॉइस ऑफ इंटरेस्ट का जो हमारा मतलब फेवरेट था, जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, वहाँ से हमने काटा डीएनए को, फिर उसे गाड़ी पे बस में बिठाया था, याद आ रहा है? फिर हमने उसे बस में बिठा के भेजा, दैट बस वॉज वेक्टर। अब भेजोगे किसके पास? कॉम्पिटेंट होस्ट के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तैयार भाई लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? भाई लोग, बहन लोग, सब लोग तैयार हो? चलो पढ़ते हैं। ये चैप्टर दुखदाई लगेगा थोड़ा सा उन लोगों को जिन्होंने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी है, तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले से जेनेटिक्स पढ़ लो फिर ये पढ़ो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे ना यार, जेनेटिक्स पढ़ा हुआ होगा तो। अब जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है तो ये तो दुख देगा, तो दुख नहीं लेना है, दुखी नहीं होना है, अच्छे से ये पढ़ना है। क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? उसके आगे हर जगह लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर सिजर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखते हैं और उसके आगे बड़ी स्टाइल मार के लिख दिया जा रहा है मॉलिक्यूलर सिजर। अब सिजर क्या होती है? सिजर, सिजर जुबान की तरह चल, वो होती है ना, तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, बहुत तेज चलती है तुम्हारी जुबान। तो बेसिकली कैंची, सिजर, क्या भाई क्या मतलब है इसका? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पूरा प्रोसीजर क्या है एक बार फिर से सुन लो। कहीं पे ये मेरी फेवरेट डीएनए है, कहीं का मुझे इसका इतना पीस ऑफ डीएनए चाहिए, बिकॉज ये मेरा असली वाला डीएनए है, मेरा वाइट वाला डीएनए इज माइन, ये किसी बैक्टीरिया का होगा और ये मेरा है, दिस इज माइन। अब मुझे इसका इतना सेगमेंट चाहिए बिकॉज इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है मुझे वो अच्छी लग रही है, मुझे अपनी चीज़ें थोड़ी पसंद आ रही है, मुझे तो उसकी चीज़ चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले इसको काटना पड़ेगा और इतने पीस को यहाँ से, ये वाले पीस को, इतने सेगमेंट को मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा, वाइट नहीं रेड, इतना पीस मुझे निकालना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे ये वाइट वाला अपना भी इतना पीस कट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा ना, मुझे इसे यूँ हटाना पड़ेगा, और फिर मुझे इसको यहाँ पे लाकर जोड़ना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाकर अटैच करना पड़ेगा। तो ये काटना जोड़ना ये बिल्कुल जो चल रहा है ना, क्राफ्टिंग बोलते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं इसे, क्राफ्ट, हाँ क्राफ्ट वाला, कटिंग पेस्टिंग ये सब जो हम करते हैं, तो जो चल रहा है जेनेटिक लेवल पे। अब किसको तुम अपने डीएनए को नॉर्मल सीजर लेके काटने जाओगे क्या? नो,
डीएनए इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फाइन स्ट्रक्चर। तो वहाँ असली कैंची लेके नहीं कि हम तो जो जिससे अपने पेपर काटते हैं या जिससे हम सब्जी काटते हैं या जिससे हम कपड़ा काटते हैं वो वाली कैंची से काटेंगे। नो, दैट सीजर विल वोंट वर्क, वहाँ पे आप ले जा ही नहीं पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो डीएनए को कट करने के लिए एट स्पेसिफिक लोकेशन देयर आर एंजाइम्स विच आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और molecular scissors, because वो किसके काम आ रहे हैं? Because they are helping in cutting of a molecule, that is why restriction enzyme are also known as molecular scissors। क्या लिखा हुआ है देखो, these are the enzymes which cut DNA at specific sites into fragment। क्या करते हैं ये एंजाइम्स? बेसिकली एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। और करते क्या है, दे कट डीएनए, डीएनए को वो कट करते हैं एट स्पेसिफिक साइट्स, और ताकि डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट, डीएनए के टुकड़े जनरेट हों। अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कर क्यों रहे हैं डीएनए के टुकड़े, हमको क्या बेचारा डीएनए ने हमारा क्या बिगाड़ रहा है कि हम उसे काट रहे हैं? बिकॉज हम जब तक उसके फ्रेगमेंट्स नहीं करेंगे, उसको पीसेस में डिवाइड नहीं करेंगे, हम अपनी जो चॉइस की, जो हमारे मतलब की जीन है, हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको उसको क्या करना पड़ता है, इसलिए हमको उसको पीसेस में कट करना पड़ता है। अब आपको थोड़ी पता कि एग्जैक्ट इस पोजीशन पे प्रेजेंट है मेरी फेवरेट जीन, आपको तो उसको पूरा काटना पड़ेगा, फिर सेगमेंट्स को सेपरेट सेग्रीगेट करना पड़ेगा, और फिर उसमें से अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले जो कट करने का प्रोसीजर है, वहां पे जो एंजाइम आपको हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। They belong to a class of enzyme called nucleases. तो restriction enzyme belongs to which class of enzyme? They belong to a class which is known as nucleases. तो nucleases is the class of enzyme जिसके अंदर कौन आते हैं? जिसके अंदर restriction enzyme आते हैं। याद रहेगा? तो अभी हमने सिर्फ क्या समझा? हमने समझा what are restriction enzyme। तो सिंपल आपको ये समझ में आया, ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने में हेल्प करते हैं। किस क्लास से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू न्यूक्लियेजेस। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1963, थोड़ा सा हिस्ट्री सुन लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। One enzyme added methyl groups to DNA, the other restriction endonuclease cut DNA। अब ये restriction endonuclease डिस्कवर कैसे हुआ था? क्या हुआ था कि देखो, दो एंजाइम थे जो कि क्या कर रहे थे, जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बताइए, कौन बता रहा है बैक्टीरियोफेज क्या होता है? Virus that infect bacteria is bacteriophage। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इज द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस कहलाता है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे ऐसे दो एंजाइम डिस्कवर हुए। पहला जो एंजाइम था वो क्या करता था, दैट एड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। डीएनए में जो मिथाइल ग्रुप ऐड करना पड़ता है ना, तो मिथाइल ग्रुप ऐड करने का काम करता था जो फर्स्ट एंजाइम था, मिथाइलिनेज। एंड सेकेंड जो एंजाइम वहां पे डिस्कवर हुआ, सेकेंड जो था वो क्या कर रहा था, वो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करता था। तो दैट वाज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। पूरा नाम क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब आप पढ़ोगे एंडो एक्सो दोनों, आप याद रखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या रखा गया उसका नाम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डिस्कवर कैसे हुआ था? क्या कर रहे थे भाई, हमने ऐसे दो एंजाइम डिस्कवर करे थे जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। किसकी ग्रोथ को रोक रहे थे? बैक्टीरियोफेज को। अब बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे, तो वो दो एंजाइम जो डिस्कवर हुए उनकी स्टडी करने पे पता चला, पहला एंजाइम कौन सा था? मिथाइलिनेज, जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए में। एंड सेकेंड एंजाइम वाज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता था। More than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria। अब अभी तक 900 से ज़्यादा restriction enzymes डेवलप हो चुके हैं। पहले तो एक गलती से डेवलप हुआ ना, उसको ढूंढा। अब आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वी हैव मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारे पास, और जो हमने किससे डेराइव करे हैं? फॉर ओवर मोर देन 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने बैक्टीरियाज की हेल्प से 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर या डेवलप हम कर चुके हैं। समझ में आया? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं और कैसे डिस्कवर हुए, ये भी क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया अभी हमारे पास कितने सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अवेलेबल हैं, मोर देन 900।
अब 900 से ज़्यादा आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, अब सबका कुछ नाम भी तो रखना पड़ेगा ना, अब सबको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थोड़ी बोलोगे। 900 से ज़्यादा हैं तो मतलब उनमें कुछ तो डिफरेंसेस होंगे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे, तो यू हैव टू नेम देम अलग अलग। कैसे की जाती है नेमिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, सीख लेते हैं। नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज डन इन दीज स्टेप्स। सबसे पहले फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस नेम। सपोज मैं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, लिखा ही हुआ है, मैं क्यों लिखूँ, EcoRI1, EcoR1 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, EcoR1। फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस। जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो हमेशा होता है नेम ऑफ द जीनस। जैसे आपने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था क्लास 11th में, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में भी आपने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट वाज द नेम ऑफ जीनस। यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, वो इंडिकेट करता है नेम ऑफ द जीनस। सेकेंड टू लेटर, अब फर्स्ट लेटर हो गया तो सब फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख दिया उन्होंने ई से आप इशीरिया याद रखो, ई से कौन हो गया, इशीरिया। देन सेकेंड टू वर्ड्स जो होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। तो पहली चीज तो ये याद रख लो कि सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किनसे आइसोलेट होते हैं, किससे मिलते हैं, बैक्टीरिया से, प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। और अब जो यहाँ पे सेकेंड टू लेटर्स होते हैं वो किसके होंगे, स्पीशी नेम। तो ये हो गया फर्स्ट लेटर इज जीनस नेम, सेकेंड लेटर इज स्पीशीज, सेकेंड टू लेटर्स आर स्पीशीज नेम। नाउ थर्ड क्या होगा भाई, ई को तो हो गया, अब थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा द स्ट्रेन फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड। थर्ड जो होगा, आर जो होता है दैट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेन। एंड लास्टली जो आपको एक रोमन नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, रोमन नंबर, उसका ये मतलब होता है इन द ऑर्डर इन विच दे आर एक्सट्रैक्टेड। ऑर्डर क्या है, जिस ऑर्डर में उसे एक्सट्रैक्ट किया गया है। ओके, तो ये आपको समझ में आया कैसे। थर्ड नेम जो मैंने बोला वो था आर, आर मीन्स द स्ट्रेन। एंड लास्टली एक रोमन नंबर इंडिकेट होगा 1 2 3 4 वट एवर इट इज। तो रोमन नंबर इज इंडिकेटिंग इन द ऑर्डर, ऑर्डर इन विच दिस स्पेसिफिक एंजाइम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट स्पीशी। हिंदी में बोले तो क्या कि भाई ये जो नंबर लिखा हुआ है लास्ट में 1 2 3 4 रोमन नंबर, वो ये बता रहा है कि किस ऑर्डर में, सपोज ई कोलाई से ये जो एंजाइम है वो फर्स्ट नंबर पे निकाला है, तो दैट विल बी, वहाँ पे नंबर हम मेंशन करेंगे 1। ई कोलाई से वो एंजाइम जो है वो 10th नंबर पे एक्सट्रैक्ट हुआ है 10th टाइम में, तो दैट नंबर आगे जो मेंशन होगा वो होगा 10। समझ में आया आपको। तो नेमिंग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मेंशन है बहुत अच्छे से, EcoR1, दिस इज द नेम ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसका नाम है ये, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। सबसे पहले जो ई है वो किसका नाम हो गया, ई इज द जीनस नेम। सेकेंड नंबर पे जो CO है, 2 नेक्स्ट लेटर, वो किसके नेम होते हैं, हमेशा स्पीशीज के नेम। देन जो थर्ड नंबर पे जो मेंशन होता है कैपिटल में एक लेटर, वो होता है नेम ऑफ द स्ट्रेन, किस स्ट्रेन से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, विच स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई। एंड लास्टली जो रोमन नंबर मेंशन है, रोमन नंबर द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। उस स्पेसिफिक स्ट्रेन से किस नंबर पर ये एंजाइम हमें ऑब्टेन हुआ है, वो नंबर हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से की जाती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग। अब आपको पता है 900 से ज़्यादा है भाई, तो सबको नाम तो देना पड़ेगा ना यार। अब ऐसे थोड़ी चलेगा कि नहीं कुछ भी बोल दो। 900 से ज़्यादा हैं, इतने अलग अलग बैक्टीरिया से उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया होगा, तो इसीलिए उनको हमें नेम देना पड़ता है। समझ में आ गया नेमिंग कैसे करते हैं। तो 4 स्टेप्स में याद रखो। सबसे पहले नेम ऑफ जीनस, सेकेंड 2 लेटर्स नेम ऑफ द स्पीशी, थर्ड जो लेटर होगा वो क्या होगा, नेम ऑफ द स्ट्रेन, एंड लास्टली उसमें एक होता है रोमन नंबर इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करता है वो रोमन नंबर इंडिकेटिंग इन द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर। अब जब ये समझ में आ गया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ में आ गया है, तो नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। 2 तरह के हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। क्या होता है भाई एक्सो और एंडोन्यूक्लिएजेस, चलो देख लेते हैं। पहली चीज तो तुमको समझ में आ गई है ना, क्या कि है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, काटेगा
काटेगा सुन के तो आपको सबको अपनी एक्स की याद आ जाती है। नहीं भाई छोड़ो, ऐसा ये सब बातों में मत जाओ। एक्स वैक्स नहीं काट के गई है, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी थी, ठीक है? सारी गलती एक्स की नहीं थी, ठीक है? तुम्हारी भी गलती, तुम भी तो उसके एक्स हो, है ना? चलो, तो भाई कटेगा तो, लेकिन काटने का भी एक तरीका होगा और उसी के बेसिस पर, हंसो मत यार, हंसो मत, बिल्कुल हंसने की जरूरत ही नहीं है, तुम काटने पे हंसने लगते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है? सबका कटेगा। चलो हाँ, तो एक तरीका होता है किस तरीके से ये जो एंजाइम है कट करेगा। अब अगर वही एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है न्यूक्लियोटाइड को या कट करता है डीएनए को ओनली फ्रॉम द एंड्स, कॉर्नर पे, बीच में आके कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा, कॉर्नर से काट के चला जाएगा। तो कॉर्नर जो एंड्स पे कट करता है, दैट एंजाइम्स आर नोन एज एक्सोन्यूक्लिएजेस। दैट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नोन एज एक्सोन्यूक्लिएजेस, ठीक है? और जो एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सेंटर ऑफ द डीएनए में, पूरे डीएनए की लेंथ में कहीं भी कट कर रहे हैं एक्सेप्ट एंड्स में नहीं, बीच में पूरी लेंथ पे कहीं भी कट कर रहे हैं, दे विल बी नोन एज एंडोन्यूक्लिएजेस। तो एंडोन्यूक्लिएजेस और एक्सोन्यूक्लिएजेस में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स ऑफ द डीएनए, डीएनए के एंड से रिमूव करते हैं। एंड एंडोन्यूक्लिएजेस की अगर हम बात करते हैं तो दे कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, डीएनए के अंदर बीच में कहीं पे भी कटपट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस, और सिर्फ कॉर्नर में कट कर रहे हैं तो दैट विल बी एक्सोन्यूक्लिएजेस। इजी, ठीक है? बहुत इजी। अब they bind to specific recognition sequence on the DNA and cut the two strands at specific point। अब सुनो फिर से अच्छी कहानी। इतना लंबा डीएनए है, कहीं भी काट दें, कहीं भी आया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आज मेरा मन कर रहा है मैं इधर काट देता हूँ, आज मेरा मन कर रहा है मैं उधर काट देता हूँ, कहीं भी काट दें, कर ले अपनी मनमर्जी। इतनी मनमर्जी नहीं चल रही है अपनी, ठीक है? एक कुछ स्पेसिफिक जगह है जहां पर प्रेजेंट होते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जैसे सपोज तुम गए, किसी को पिक करने गए हो, एयरपोर्ट पे गए हो और तुम उससे पहली बार, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है, कोई एक अननोन है, मम्मी ने बोला हाँ बेटा वो तुम्हारी मौसी की ताई के चाचा का बेटा है, तो वो आया है, जाके उसको पिक करके लेके आओ। अब तुम चले गए, अब बोलोगे मम्मी मैं पहचानूंगा कैसे, मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैं कैसे पहचानूंगा? तो फिर मम्मी उसके कैरेक्टर्स तुमको डिस्क्राइब कर देंगे, अरे लंबा लंबा सा है, थोड़ा लंबा लंबा चेहरा है, गोरा है, दाढ़ी है, थोड़ा पेट भी निकला होगा बाहर, हाँ आ रहा होगा सामने से, देखो दिख रहा है, हाँ। तो बोलोगे मम्मी हाँ आ तो रहा है कोई सामने से उस टाइप का। वो जो फीचर्स मम्मी ने एक्सप्लेन करे तुमको, लंबा मोटा जो भी बोला मम्मी ने, तुम उस फीचर से उस पर्टिकुलर बंदे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। सिमिलरली यहाँ पे डीएनए, अब डीएनए के हाथ मुंह नाक पैर तोंद तो होती नहीं है, तोंद है ना, वो तो होती नहीं है। तो क्या होता है डीएनए के पास? भाई डीएनए के पास तो सीक्वेंस होते हैं, ऐसे करके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं। अगर यहाँ पे ए टी जी सी, ए टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी ए सी जी टी ए, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के पास तो, और उसके पास शक्ल वकल तो होती नहीं है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को जो उनकी पहचान का है, अब तुम गलती से किसी और को उठा लाए, भैया वहीं अभी भी एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, तुम पता नहीं किसको लेके आ गए हो अपने घर, वो बंदा भी हाँ आ गया, उसे क्या खाना वाना मिलेगा, बढ़िया रेस्ट वेस्ट करेगा, 2-3 दिन भोपाल घूमेगा और चला जाएगा। तुम ले आए गलत बंदे को, वो भैया तो अभी भी बैठे हुए हैं वहीं एयरपोर्ट पे, ठीक है, लेकिन तुम गधे हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम गधा नहीं है। वो अपने रिश्तेदार को, वो अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा, वो सही रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानता नहीं है मतलब, लेकिन तुमने जो गलत रिकॉग्नाइज करा वो गलती हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं करेगा, वो सही रिकॉग्नाइज करेगा, वो पहचान लेगा, अरे हाँ ठीक है ये है ना मेरा सीक्वेंस, ये मेरी पहचान का है, यस मम्मी ने बोला था यहीं पे आके जुड़ना है, तो यहीं पे आके जुड़ जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए को वहाँ से कट कर देगा। समझ में आ गई पूरी कहानी? ठीक है, इजी था ना? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, इजी प्लस इंटरेस्टिंग। अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, कब तक पेड़ पौधों के बारे में पढ़ोगे यार? मुझे तो पर्सनली, मुझे तो 12th की बायो बहुत ज़्यादा पसंद है, पढ़ाती मैं 11th को भी हूँ, 11th वाले बुरा ना माने, लेकिन 11th की बायो ऐसे थोड़ी सी है ऐसी है, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता है ना यार, हम आज के लोग हैं, हम क्यों पुराने, कब तक हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते रहेंगे? हम तो जेन ज़ी हैं,
तुम सभी जेंजी हो गए, हाँ, तो हम जेंजी हैं तो हमें ये पढ़ने में मज़ा आता है। तो मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आता था जेनेटिक्स एंड बायोटेक पढ़ने में। आप पता नहीं तुम्हें कितना मज़ा आ रहा है, तुम्हें रोने आ रहे होंगे कि मैम मत पढ़ाओ, मुझसे नहीं झिल रहा। उफ, वो पढ़ना तो पड़ेगा, देखो चलो पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस कट करते हैं फ्रॉम द एंड्स एंड एंडोन्यूक्लियेजेस कट करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, कहीं भी डीएनए में बीच में कट कर सकते हैं। साथ ही साथ में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या एक खास बात याद रखनी है कि वो अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढते हैं डीएनए पे और फिर वहीं से उसको कट करते हैं। कहीं भी रैंसम ऐसे कहीं भी घूम के कहीं भी जुड़ के नहीं तोड़ फोड़ मचाते बेचारे, अच्छे भले लोग हैं। जहाँ पे उनको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा, जिसको मम्मी ने बोला है यहाँ पे जाके जुड़ना, वहीं जाके जुड़ेंगे, वहीं से डीएनए को कट करेंगे। समझ में आ गई बात, इजी स्टोरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब, और अब हम देखते हैं फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज HindII। तो पहला नाम याद रखना है भाई इसका, HindII। अब ये HindII पता है ना जरा कैसे नाम रखा उसका, HindII। हिंद से क्या हो गया, H इज फॉर हीमोफिलस, देन IN फॉर इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या है, एक बैक्टीरिया है भाई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के D नाम के स्ट्रेन से सेकंड नंबर पे एक्सट्रैक्ट किया था ये एंजाइम। दैट इज वाई उस जो मतलब प्रॉपर था, बोलोगे मैम फर्स्ट वाला होना था ना, फर्स्ट वाला नहीं होगा अच्छा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये अच्छा था। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट वाज एक्सट्रैक्टेड या दैट वाज डेवलप्ड वाज HindII, इसको याद रखना है। नाउ इट कट्स डीएनए। अभी तक आपने कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम याद रख लिए, दो। पहला आपको याद कराया था मैंने EcoRI1, EcoR1। दूसरा आपने याद किया HindII। ये दोनों ही क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। Now, it cuts DNA by recognizing a specific sequence of 6 base pair. This is called the recognition sequence for HindII. अब HindII के लिए recognition sequence, हर restriction enzyme का अपना क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। जहां उसकी मम्मी ने बोला है कि यहीं पे आके जुड़ना है, वो वहीं पे जाके जुड़ेगा। आज्ञाकारी बच्चा अपनी मम्मी की बात सुनता है, तुम्हारी तरह नहीं है ना। तो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। कि अगर ये HindII बोलेगा मेरी मम्मी ने यहाँ जुड़ने के लिए बोला है, तो EcoRI1 भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ नहीं मेरी मम्मी ने भी यहीं जुड़ने के लिए बोला है। नो, EcoRI की मम्मी ने कुछ अलग बोला है और यहाँ पे HindII की मम्मी ने अलग बोला है। दोनों का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग है। इनफैक्ट सभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग होता है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंशन है वो देखो, यहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट है फॉर HindII। देख पा रहे हो आप, 5' 3' एंड 3' 5', ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं। ये जो दोनों लिखे हुए हैं ये क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड है। अब डीएनए के स्ट्रैंड पे ये जो पिंक कलर की लाइन है ना, GTPYPUAC लिखा हुआ है, पिरामिडीन प्यूरिन। GC कोई सा भी पिरामिडीन, कोई सा भी प्यूरिन, AC और उसके कॉम्प्लीमेंट्री CA प्यूरिन पिरामिडीन TG। यहाँ पे कोई सा भी प्यूरिन और पिरामिडीन हो सकता है। इस जगह पे ऐसे किसी सीक्वेंस पे जहाँ पे पहले G हो, T हो, फिर सपोज मैं यहाँ पे पिरामिडीन ऐड कर दे रही हूँ, अब मेरे को अच्छा लगता है C ऐड कर दे रही मैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं A ऐड कर दे रही। तो अगर कोई ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वहाँ पर आके हमारा HindII एंजाइम ऐड होगा, बिकॉज दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII। समझ में आ गई बात। तो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अपना अपना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है आप देख पा रहे हो, रिकॉग्निशन साइट फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसे पहले यहाँ पे ALU1 लिखा हुआ है, ALU1। तो ALU1 देखो कहाँ पे जुड़ रहा है, AGCT है, देन TGCA है, तो वो G और C के बीच में हमेशा जुड़ता है। ये उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गया। देन HEA3 है, तो HEA3 में भी आप देखो चार बेस पेयर का, 4 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। बाम H1 की जो साइट होती है उसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, गटक एंड सटक, गटक सटक से होता है वो। तो गटक एंड सटक जहाँ पे सेम ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, सेम बेस पेयर्स हैं, वो वहाँ पे ऐड होगा। HindIII की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी देखो AAGCTT TTCGAA। पहले जब एग्जाम्स होते थे तो उसमें भैया ये सब के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रिकॉग्निशन सीक्वेंस पूछे जाते थे कि बताइए बाम EcoRI1 है तो वो कहाँ जुड़ता है, गटक एंड सटक वाज फॉर EcoRI1, तो बताइए व्हाट विल बी द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर EcoR1। तो आपको ये याद करने होते थे
लेकिन अभी जो चल रहा है ट्रेंड, अभी के टाइम पे ये रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कोई नहीं पूछता है, लेकिन 2 सीक्वेंसेस हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे एनसीईआरटी में ई कोर आई के लिए मेंशन है, तो आपको ई कोर आई 1 के लिए याद रखना है कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है ना। तो ई को आर आई 1 कहाँ पे हमेशा ऐड होता है, गटक एंड सटक। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस गटक सटक? गटक सटक का मतलब है, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो कहाँ पे हमेशा ई कोर आई 1 ऐड होगा, जी ए टी टी, नहीं एक और ए आएगा, GATTC, ऐसा कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट है डीएनए पे। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, CTTAAG। ऐसा एक सीक्वेंस 6 बेस पेयर्स का सीक्वेंस, 6 बेस पेयर्स है ना, 6, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। जो ई कोर आई 1 होता है वो यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ, और वो अटैच होगा यहाँ। दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए पे वो ऐड होता है बिटवीन 2 सेम न्यूक्लियोटाइड। अगर वो यहाँ जी और ए के बीच में ऐड हो रहा है तो वो नीचे वाले पे भी जी और ए के बीच में ही ऐड होगा। इतनी सी बात याद रखो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो दोनों स्ट्रैंड पे हमेशा कहाँ ऐड होते हैं, बिटवीन 2 सेम बेस पेयर्स, बिटवीन 2 सेम बेसेस, नॉट बेस पेयर्स। अगर वो यहाँ जी और ए के बीच में ऐड हो रहा है तो यहाँ पर भी वो ए और जी के बीच में ही, जी और ए के बीच में ही ऐड होगा। तो दिस इज द रिकॉग्निशन। इसको याद कैसे कर लेते हैं, गटक, इसको आप देखो तो गटक नहीं दिख रहा, गटक, एंड गटक एंड सटक। तो गटक एंड सटक इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर इको R1, इको R1। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं। इतना सा कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट है वो इतना सा है बस, बाकी याद करने की बातें बहुत सारी हैं। Now, restriction endonucleases recognizes a specific palindromic nucleotide sequences. It is a sequence of base pair that read the same on the 2 strand in 5' to 3' and 3' to 5' direction. क्या मतलब है, कभी भी जो restriction endonuclease जिस recognition साइट को या recognition sequence को recognize करते हैं, identify करते हैं, वो एक palindromic न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। क्या होता है वो, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस? चलो इसका ये मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा है, कनक, कोई कनक है जो हमें देख पा रहे हैं, तो कनक जी हमने आपका नाम यहाँ पे लिखा है ना। अब क्या मतलब हमने कनक का नाम क्यों लिखा है, बिकॉज कनक का नाम स्पेशल है, कनक ही स्पेशल है। कनक का नाम आप चाहे लेफ्ट टू राइट पढ़ो, इट इज कनक, एंड अगर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ो, आप राइट टू लेफ्ट पढ़ो तब भी वो कनक है, और लेफ्ट टू राइट पढ़ो तब भी वो कनक है। जैसे अगर हम सेम नहीं है, मैं अगर अपना नाम लिखूं, मेरा नाम अंजलि है, तो अंजलि वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट पढ़ने में ही अंजलि है, राइट टू लेफ्ट में तो पता नहीं क्या गंदा सा हो जाएगा। अब लिखना ज़रा कमेंट सेक्शन में क्या गंदा होगा, बिगाड़ो मेरा नाम, बिगाड़ो, यही तो करोगे तुम। मैं तुम्हें मेहनत से पढ़ाऊँ और तुम मेरा नाम बिगाड़ोगे, ठीक है बिगाड़ लो, मैं अलाउ कर रही हूँ। कनक जी का नाम ऐसे नहीं बिगड़ेगा, बिगाड़ लो कितना भी बिगाड़ोगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों सेम है। ऐसे जो सीक्वेंसेस होते हैं या ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनको आप लेफ्ट टू राइट रीड करो या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करो, जो दोनों साइड से रीड करने पे सेम होते हैं, दैट सीक्वेंसेस आर नोन एज पैलिंड्रोम्स, है ना, या दैट वर्ड्स आर नोन एज पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस के बारे में भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप अपना फ्रेम ऑफ रीडिंग सेम रखो, जैसे अगर आप ऊपर 5 to 3' डायरेक्शन में पढ़ रहे हो और नीचे भी फिर आप 5 to 3' डायरेक्शन में पढ़ो, आप देखोगे कि रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस सेम होते हैं ऑन द 2 स्ट्रैंड। जैसे कि अगर 5 to dash में आप ऊपर रीड करो तो आप क्या पढ़ोगे, GAATTC, और सिमिलरली अगर आप नीचे वाले स्ट्रैंड में भी 5' to 3' डायरेक्शन में रीड करो तो वो क्या होगा, GAATTC। तो उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन करना चाहा कि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं वो कैसे सीक्वेंस होते हैं, दे आर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। व्हाट दे आर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। चाहे आप उसे 5' to 3' पढ़ रहे हो, अगर दोनों स्ट्रैंड में रख के, तो इट विल रीड सेम, वो दोनों स्ट्रैंड पे क्या होंगे, सेम होंगे। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड द सेम on the 2 strands in 5' to 3' direction and in 3' to 5' directions। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या होते हैं, आप याद रखो, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं दे आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस।
अब अगर हम बात करते हैं नाउ, अगर हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली, हमने क्या क्या पढ़ लिया, चलो रिवाइज करते हैं, वापस आओ। सो गए थे बेचारे बच्चे पढ़ते पढ़ते, जग जाओ, ओहो हो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जग जाओ। चलो क्या पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन जानी, कितने हैं वो जानी, टाइप्स हमने जान लिए, कहाँ कैसे क्या काम करते हैं, कट मॉलिक्यूलर सिजर्स हम उन्हें क्यों बोलते हैं, हमने ये सब बातें अभी तक डिस्कस कर ली। नेमिंग कैसे करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हमने देख लिया। और हमने साथ साथ में ये भी देखा, क्या देखा हमने, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो अपनी पहचान का रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जहाँ उसकी मम्मी ने बोला है वहीं जाके ऐड होना है, उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर ही जाके वो ऐड होते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में हमने क्या सीखा, कि वो एक पैलिंड्रोमिक साइट होता है, सीधा उल्टा कैसा भी रीड करो सेम रीड करेगा। खत्म, इतनी बातें हमने पढ़ ली हैं। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी, हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं। अब वो काम तो पढ़ना पड़ेगा ना, जो वही तो इम्पोर्टेंट है। कहानी तो पढ़ ली कि हाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वैसे होते हैं, मतलब वही हो गया, किसी की बहुत तारीफें कर ली, हाँ आप जी ऐसे हैं, आप जी वैसे हैं, ऐसा वैसा। अब कुछ खाने पीने को भी तो दो, से मतलब भी तो निकालो उससे अपना, जिसके लिए बुलाया है, तारीफें तो हो गई। तो चलो अब हम हमारा मतलब देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं। हाउ डज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पैलिंड्रोम साइड बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड। ये बात वो हमें समझाना चाह रहे हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, कहाँ बनाए, हाँ ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, हम क्यों बनाए, एनसीईआरटी ने हेल्प कर दी है। ये एक डीएनए है, ठीक है, रेड कलर का एक डीएनए है, और रेड कलर के डीएनए में आपको एक सीक्वेंस दिखा, सीक्वेंस जरूर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, GAATTC, ये वाला सीक्वेंस है। हम सपोज 5-3- वाले डीएनए पे, और नीचे फिर 3-5- वाले डीएनए पे भी क्या होगा, नीचे होगा CTTAAG, ठीक है। इस टाइप का हमें एक क्या मिल गया, हमें एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ई को R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ना, तो ये हमें मिल गया। अब हमेशा आप ये बात ध्यान रखो, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो ऐसा नहीं कि अगर ये उसका पूरा, ये तो पूरा उसका रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट है, तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ बीच में जाके जुड़ जाएंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस के और यहाँ बीच से काट देंगे, ऐसा नहीं होता, बीच से नहीं कट करते। यही चीज लिखिए, अब पढ़ो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट। अगर ये एक पैलिंड्रोम साइट है तो ये इसका सेंटर हो गया, 3-3 बेस पेयर दोनों साइड, तो ये सेंटर हो गया। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कभी भी यहाँ सेंटर में कट नहीं करते हैं, तो फिर वो कहाँ कट करते हैं, दे कट थोड़ा सा दूर फ्रॉम सेंटर। अब ये थोड़ा सा दूर क्या है, तो ये थोड़ा सा दूर है, they will cut here and they will cut here। दूर हो गया ना, दूर कट कर रहे हैं ना, ये पूरे रिकॉग्निशन सीक्वेंस उससे, उसके सेंटर से काफी दूर कट कर रहे हैं। a little away from the center of a palindrome site but between the same two bases, कट करते हैं लेकिन दो सेम बेसिस के बीच में ही हमेशा वो कट करते हैं। This leaves single-stranded overhanging stretches at the ends. They are called sticky ends. अब क्या हुआ, यहाँ पे कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, तो आपको क्या याद रखना है, कैसे काम करते हैं। सबसे पहली बात, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड में कट नहीं करते, वो सेंटर से थोड़ा दूर कट करते हैं। सेकेंड चीज क्या, हमेशा सेम बेस के बीच में कट करते हैं। अगर 5- to 3- वाले स्ट्रैंड पर G और A के बीच में कट किया है, तो नीचे वाले जो 3-5- स्ट्रैंड है उस पर भी वो G और A के बीच में ही कट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नाउ अब कट करने के बाद क्या होगा, कट करने के बाद आप ये देखो, ये था एक डीएनए है रेड वाला और एक डीएनए है ब्लैक वाला। रेड वाले डीएनए में यहाँ पे आपको एरोज देख पा रहे हो, अगर इधर नहीं दिख रहे तो अपनी एनसीईआरटी खोल लो, उसमें दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे एरो दिख रहे होंगे, जी और ए के बीच में, यहाँ पे भी जी और ए के बीच में। अब कट होने के बाद देखो क्या स्टेटस है, देख पा रहे हो आप, यहाँ पे अगर कट हुआ है इस जगह पे, तो इतना जो ये पीस है रिमेनिंग, ये जो है इतना रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। और अगर यहाँ कट हुआ है तो इसके आगे का जो भी था वो भी अलग हो जाएगा। कट होने के बाद सिर्फ इतना बचेगा जो यहाँ पे ड्रॉन है, यहाँ पे जो है उतना बचेगा कट होने के बाद। तो अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज करना चाहूँगी।
चलो, तो अब कट करने के बाद में क्या होगा भाई, आपने काट दिया जी और ए के बीच में, फिर से बना दे रही हूँ, लो इस तरफ जी ए टी टी सी एंड यहाँ पे सी टी टी ए जी। आपने एक यहाँ पे कट करा और एक आपने यहाँ पे कट करा। अब कट होने के बाद क्या बचेगा, देखो कट होने के बाद सिंपल सीधी कहानी ये बचेगी, जी बचेगा, रेड कलर से लिखें, जी बचेगा और नीचे क्या बचेगा, सी टी टी ए, ऐसा बचेगा सिर्फ कुछ। और दूसरा एक जो एंड होगा वो भाई इसको उल्टा अगर एक दूसरा एंड बनाऊं तो एक जी होगा यहाँ पे और ए टी टी सी, एक ऐसा बचेगा। कुछ इस तरीके से डीएनए दो अलग अलग पीसेस में सेपरेट हो जाएगा। और इन जो ये सेपरेट पीसेस यहाँ पे ये जो देखो खाली सिंगल बेस रह गए ना, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ भी नहीं है, इनके कारण हम ये जो पीसेस हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टिकी एंड्स। क्या रीजन है भाई स्टिकी एंड्स बोलने का, खुद सोचो। यहाँ पे सिंगल रह गया है बेस, बेचारा पहले जो अपने हमेशा पार्टनर के साथ रहता था वो बेचारा सिंगल रह गया है। अब उसको सिंगल रहने की आदत ही नहीं है, वो हमेशा से अपने पार्टनर के साथ ही रहा है, हमेशा ही वो कपल बन के रहा है। अब जब उसको कभी सिंगल रहना आया ही नहीं तो उसमें कौन सी टेंडेंसी आ जाएगी। अब अभी अचानक से उसे काट दिया, वो सिंगल हो गए, उसमें अब ये टेंडेंसी आ जाएगी कि उसे कोई भी मिले वो उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, पेयरिंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जैसे ही मिले वो फटाफट वहां से पेयरिंग करना चाहेगा। मतलब कि वो कैसे हो गए, उसमें हाई टेंडेंसी हो गई है टू फॉर्म बॉन्ड, एकदम ही हाई टेंडेंसी हो गई कि वो बॉन्ड बनाएंगे। कौन से बॉन्ड होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे ही सिंगल स्ट्रैंड बच गए हैं, अकेले बच गए हैं, तो इसमें बहुत हाई टेंडेंसी हो गई है टू फॉर्म बॉन्ड, और अब ये इजीली कहीं पे भी बॉन्ड बनाएगा। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्टिकी एंड्स। स्टिकी मतलब चिपकने, जो जल्दी से चिपक जाएं, है ना। तो ये चिपकेंगे किसी से भी जल्दी, क्यों चिपकेंगे, बिकॉज उनमें टेंडेंसी है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो स्टिकी एंड्स बन गए। अब स्टिकी एंड्स बन गए, अब उसके बाद क्या होगा, स्टिकी एंड्स बन गए, चलो ठीक है बन गए। स्टिकी एंड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट्स। दिस स्टिकीनेस फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। अब कट गए थे डीएनए तो वहां पे स्टिकी एंड्स, ये जो पीसेस क्रिएट हुए थे, इन पीसेस को आप क्या बोल रहे हो, स्टिकी एंड्स। बोलने का रीजन क्या है स्टिकी एंड्स बोलने का, बिकॉज उनमें हाई टेंडेंसी है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कट काउंटर पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, ये डायग्राम हमको काफ़ी डिटेल में समझना पड़ेगा, अभी हम आपको समझाते हैं। चलो समझते हैं ये डायग्राम। आपको कहानी कहाँ तक समझ में आ गई है देख लेते हैं, शुरू से ही देख लेते हैं। चलो ये एक डीएनए है रेड कलर का और एक वो डीएनए है ब्लैक कलर का। आपको इन दोनों डीएनए को जोड़ना है, आपको इन दोनों डीएनए को जोड़ना है। ये वेक्टर डीएनए है और वो फॉरेन डीएनए है, मतलब उसमें से आपको एक पीस निकाल के इसमें जोड़ना है, क्योंकि यही आगे लेके जाने वाला है। वेक्टर डीएनए ही तो लेके जाएगा ना, तो उस डीएनए का टुकड़ा आपको इसमें जोड़ना है। इन शॉर्ट दोनों को जोड़ना है, इन शॉर्ट दोनों को जोड़ना है। चलो ठीक है। अब जोड़ने के लिए पहले थोड़ा सा काटना भी पड़ेगा ताकि सेम एज हो। अब कैसे जोड़ दोगे, जोड़ने के लिए कुछ ऐसा कट देना पड़ेगा ना जो इसमें भी हो इसमें भी हो, फिर वहीं पे ग्लू लगा के दोनों को चिपका देंगे। अभी दोनों ऐसे बिल्कुल ऐसे ब्लैक लेम टाइप के हैं, कुछ तो भी शेप है, नहीं जुड़ेंगे। दोनों को पहले सेम शेप देना पड़ेगा। सेम शेप का क्या मतलब है, हम इन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अगर हमने इसको ई को RY1 से काटा था, हमने वेक्टर डीएनए को अगर कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है, ई को R1, हमें फॉरेन डीएनए को भी कट करना पड़ेगा ई को R1 से, ताकि जो स्टिकी एंड्स हो वो सेम हो। यहाँ पे जैसा स्टिकी एंड हो है वहाँ पे भी उसी टाइप का सेम टाइप का स्टिकी एंड हो। तो यहाँ पे ई को RY1 ने बाइंड किया, कट करके स्टिकी एंड जनरेट करा। फॉरेन डीएनए पे भी ई को R1 ने कंबाइन करा और यहाँ पे स्टिकी एंड जनरेट करा। अब दोनों साइड पे स्टिकी एंड्स जनरेट हो गए हैं और स्टिकी एंड्स की क्या टेंडेंसी होती है बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो ये वाले ये अपने काउंटर पार्ट्स पे आके बॉन्ड बना लेंगे एंड अल्टीमेटली द वेक्टर डीएनए एंड द फॉरेन डीएनए विल गेट जॉइंड। क्लियर, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर रखना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो दोनों को, तो अभी आपने यहाँ से एक और चीज़ सीख ली। क्या चीज़ सीखी बताओ, क्या सीखी, जल्दी बताओ जल्दी बोलो। आपने ये सीखा कि अगर हमें कभी भी एक फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ना है
तो हमें वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा ताकि सेम स्टिकी एंड्स जनरेट हों। अगर मान लो इसका स्टिकी एंड कुछ और होता, उसका शेप कुछ और ही होता, तो वो यहाँ पे आके अटैच होता क्या? नहीं होता। तो आपको हमेशा कभी भी अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, नीचे दोनों मिल गए ना, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन, अलग अलग कैंची यूज़ कर ली होती, एक आपने नॉर्मल सीजर और एक आपने क्राफ्टिंग सीजर डिज़ाइन वाली कैंची यूज़ कर ली होती, तो वो कभी भी नहीं जुड़ते। नॉर्मल बात है, एक पेपर ऐसा है और अगर आपने एक पेपर को ऐसा काट दिया तो ये दोनों कभी नहीं जुड़ पाएंगे। अगर आपको इसको इसमें जोड़ना है तो आपको ये भी इसी शेप का काटना पड़ेगा। तो आप इसको और इसको सेम सीजर से कट करो, मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो, और फिर अल्टीमेटली ताकि वो ज्वाइन हो जाएं। और अब ये जो जॉइनिंग की प्रोसेस होती है, यहाँ पर आपको एक ग्लूइंग एंजाइम, एक ग्लू ऐड करना पड़ता है, एक एंजाइम ऐड करना पड़ता है। दैट एंजाइम, दैट जॉइनिंग एंजाइम इज नोन एज डीएनए लाइगेज। व्हाट इट इज नोन एज? डीएनए लाइगेज। तो जो काटने वाला एंजाइम है दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड जो जोड़ने वाला एंजाइम है दोनों कटे हुए पीसेस को, दैट इज डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज के काम को कौन इजी करवा रहा है? क्योंकि वहाँ पे स्टिकी एंड्स, आपने शेप सेम कर दिया है, आपने वहाँ पे स्टिकी एंड्स जनरेट करा दिए, तो नाउ डीएनए लाइगेज विल एक्ट इजीली, वहाँ पे अच्छे से काम करेगा और अब ये दोनों एंड्स आके वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। समझ में आई पूरी कहानी? लंबी सी, बड़ी सी, डरावनी सी कहानी, लेकिन आसान। नाउ when cut by the same restriction enzyme, DNA fragments have the same kind of sticky end, they are joined by DNA ligases। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, जब हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे सेम टाइप के, तभी तो वहाँ पे सेम स्टिकी एंड्स होंगे, सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। अगर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो अलग अलग हो जाएगा भाई, और अगर अलग अलग हो गए स्टिकी एंड तो वो ज्वाइन ही नहीं होंगे। ज्वाइन नहीं होंगे मतलब डीएनए लाइगेज वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कि आपको वेक्टर डीएनए को और होस्ट डीएनए को, वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को सेम कैंची से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। क्यों? ताकि सेम टाइप के स्टिकी एंड्स जनरेट हों। एक और डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। ये एक फॉरेन डीएनए है, ये मान लो मेरा डीएनए ब्लू कलर का, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। फॉरेन डीएनए है ब्लू कलर का, मेरे को इसमें एक अच्छी क्वालिटी चाहिए थी, या फिर मान लो मेरा डीएनए बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो मेरा फ्रेंड है उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है, तो मैंने बोला चल रुक जा, मैं तेरे को अपनी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ देती हूँ। अब मैं उसे कैसे दे दूँगी? डीएनए निकाल के ऐसे दे थोड़ी दूँगी, मुझे पहले अपने डीएनए को बस में बिठाना पड़ेगा और फिर वो बस उस तक पहुँचेगी। एंड व्हाट इज़ द बस? वेक्टर। तो ये खड़ी हुई है बस, रेड कलर की बस है जिसको हम बोल रहे हैं वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड। और ये जो ब्लू कलर का है, पर्पलिश दिख रहा है मुझे तो भाई, पर्पल ब्लू देख लो भाई, जो भी है, कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है ना? हाँ चलो ठीक है। तो क्या हुआ भाई, ये मेरा अच्छा क्वालिटी का डीएनए और वो हो गई उसकी गाड़ी रेडी। क्यों कर रहे हैं हम, क्यों यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं? क्योंकि ये मेरा फ्रेंड बैठा है घटिया सा, जिसके पास कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो उसको मुझे अपनी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ देना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं अपने डीएनए के टुकड़े करूँगी, थोड़ा सा पीस तो निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने अपने डीएनए के पीस करे, टुकड़ा काटा। किससे काटा होगा? विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से मैंने अपने डीएनए के पीस में काट दिया, मॉलिक्यूलर सीजर। सिमिलरली मुझे वेक्टर डीएनए बस में बैठने के लिए खुद के लिए जगह भी तो बनानी है ना, तो मैंने इसलिए वेक्टर डीएनए को भी उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। वो भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। नाउ अब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है तो दोनों में क्या होंगे? स्टिकी एंड्स होंगे, इधर भी उधर भी। तो क्या होगा? ये जो पीस ऑफ डीएनए है, ये जो मेरे डीएनए का ये जो पीस है, ये पीस जाके प्लाज्मिड पर, मतलब कि वेक्टर पर जो कि प्लाज्मिड है, बस में जाके बैठेगा और यहाँ पे वो इस जगह पे बॉन्ड बना के खुद को फिक्स कर लेगा। कौन सा एंजाइम काम करेगा जोड़ने में? बताओ जल्दी से। डीएनए लाइगेज। यहाँ पे जो ऊपर काम कर रहे हैं वो कौन से एंजाइम है? वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कट करने में जो हेल्प कर रहे हैं वो कौन से एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और यहाँ नीचे जो जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं वो कौन से एंजाइम है? डीएनए लाइगेज। जोड़ दिया। अब ये क्या बन के रेडी हो गया है? ये रेडी हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। मतलब मेरा जो अच्छा क्वालिटी वाला डीएनए है वो थोड़ा सा मैंने बस में बिठाल दिया है, वेक्टर पे बिठाल दिया है। अब ये बस मेरे अच्छे वाले डीएनए को लेके जाएगी मेरे फ्रेंड की सेल के पास कि ले भाई तेरे पास कुछ भी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, तू ये रख, अंजलि की अच्छी क्वालिटीज़ रख ले।
ठीक है, तो बस यहाँ पे हो गया, आप पहुँच गए इस सेल में और इस सेल में पहुँच के इस सेल के जीनोम का पार्ट बन जाएगा ये वाला पूरा डीएनए, और फिर वो साथ साथ में रेप्लिकेट करने लगेगा। इजी स्टोरी, समझ में आया आपको सब कुछ? तो वी हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हमने पढ़ा पहला टूल जो कि था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे हम वेक्टर्स के बारे में, जो बस है ना जिस पे बैठ के जाता है हमारा ये डीएनए, हम उस बस के बारे में, उस वेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना, जो भी कुछ उल्टे सीधे सवाल हो उनके भी आंसर कर देना। साथ ही साथ में वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर देना लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।